यहाँ पर चैप्टर नंबर 25 खत्म हो जाता है, लेकिन चैप्टर नंबर 26 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन के साथ होती है और शॉन रेचल से कहता है कि हाँ, बात तो ठीक है कि मैं चारा बनकर स्कूल में जाऊंगा और एक तरीके से देखा जाए तो रेचल ये चीज आसान भी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास पूरा मौका होगा उन लोगों को दर्द दबोचने का। लेकिन क्या आप कहीं पर जा रही है? आखिर आप अपना ये गेटअप चेंज क्यों कर रही हो? तो रेचल उसे मेकअप करते हुए कहती है, हम वापस से तुम्हें मुसीबत में देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं इस अलग गेटअप के साथ तुम्हारे इर्द गिर्द बनी रहूंगी। आखिरकार तुम डेड मेंशन की एक वैल्यूएबल एसेट जो हो, यानी कि कुछ भी हो जाए हमें तुमको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले शॉन, मेरा तुमसे एक सवाल है कि आखिर इस मिशन पर तुम्हारा गोल क्या है? क्या गोल? अरे हमें जीरो को टेक डाउन जो करना है। नहीं बच्चे, अब बात को घुमाओ मत। ये तो तुम भी अब अच्छे तरीके से जानते हो कि मैं किस बारे में तुमसे पूछ रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक तो तुम जान भी गए होंगे कि तुम डेड मेंशन के उन सारे बच्चों से अलग हो। वो बच्चे कमांड्स के अंदर में रहकर काम करते हैं, लेकिन तुम नहीं। यानी कि अभी कोई भी ऐसा नहीं है शॉन जो तुमको ऑर्डर दे सके। तो आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम जीरो से फाइट करोगे? क्या तुम अभी भी उसी इल्यूजन में हो कि तुम्हारे दोस्त की मदर, वो बूढ़ी औरत, अभी भी तुम्हारी मॉम है? सच कहूँ रेचल, तो मुझे खुद भी नहीं पता। तो रेचल उससे कहती है कि तुम वापस से मेरे सवालों से भागने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा ना रेचल कि मुझे नहीं पता आखिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मुझे तो वो भी याद नहीं है कि तुम लोगों ने मुझे मेरे ही बारे में क्या क्या बताया था। और मेरा मतलब उसी बात से है कि आखिर कोई औरत क्यों मुझे डेड मेंशन में लावारिस छोड़कर गई। और मुझे तो ठीक से वो भी याद नहीं है कि 1 महीने पहले मेरी फाइट जीरो से हुई थी। और शॉन के मुंह से ये सब सुनकर रेचल यही सोच रही होती है कि क्या सच में इसे कुछ याद नहीं है या फिर ये अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। पर शॉन आगे उसे कहता है, भले ही उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स का असर मुझ पर हो या फिर ना हो, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि अभी मैं अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा, कम से कम अभी तो नहीं। तो रेचल शॉन से कहती है, अगर तुम अपने आप को ऐसे ही पुश करते रहोगे तो ये आगे चल के तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है शॉन। हाँ रेचल, आपने जो बात पहले कही वो बिल्कुल सही है। मैं सच में उनके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मैं युनहो का दोस्त बनने के लायक हूँ। पर फिर भी अगर इन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स और कमांड से हटकर मुझे किसी को चुनने का मौका दिया जाए तो मैं उनको खत्म कर दूंगा जो मेरे मन से मानी गई फैमिली के साथ पंगा लेंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जब एली जेंग ने शॉन को एक लात मार दी होती है और शॉन के दिमाग में यही ख्याल चल रहे होते हैं, आखिरकार मेरा चारा बनना काम आया। मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था कि कब वो सामने से आए और मैं खुद उनका शिकार करूं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं उन्हीं 3 मुस्टंडों को जिनको शॉन ने अभी क्लास में आने से पहले पेला था। वो बेचारे टूटी फूटी हालत ऐसे लॉबी में चल के क्लास की तरफ आ रहे होते हैं, पर तभी शॉन और एली जेंग क्लास का दरवाजा तोड़ते हुए उस हट्टे कट्टे बंदे पर लैंड करते हैं। पर शॉन काफी तेजी से एली के पैर को पकड़ के ऐसे घुमाता है जिसकी वजह से एली उड़ता हुआ सीधा खिड़की पे जाके लगता है। अरे वाह, मानना पड़ेगा, तू तो सच में ताकतवर हो गया है शॉन। और इतना बोलते ही एली जेंग सीधा शॉन पे कूदता है अपनी नी स्ट्राइक के साथ, पर शॉन इस अटैक से आराम से बच जाता है। और वो सोचता है कि इतने सारे लोगों की आंखों के सामने मेरा यूं खुले में लड़ना सही नहीं होगा। और तभी एली शॉन को मुक्का मारते हुए ये बोलता है, तुझे अपनी नजर मुझसे हटानी नहीं चाहिए थी। पर शॉन उसके मुक्के को रोकते हुए उसे कहता है कि मेरी नजर हटी ही कहाँ है तुझसे। और अगले ही सेकंड शॉन एली का वो मुक्के वाला हाथ पकड़कर उस पर आकिडो का एक मुंह मार देता है, जो एग्जैक्ट वही मुंह है जो एली ने शॉन को अपने फर्स्ट स्टैंड डाउन के अंदर ट्रिक किया था। और अभी एली जेंग शॉक के मारे स्लो मोशन में यही सोच रहा होता है कि आखिर ये मुंह शॉन को कैसे पता, ये तो बिग डैडी का मुंह है। पर तब तक शॉन की लात उस पर लैंड हो चुकी थी और एली घसीटता हुआ यहाँ पर सीधा टॉयलेट में जाके अटकता है। और शॉन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है, वेल आखिरकार तुझ जैसा चूहा अपने ही जाल में फंस गया। हाँ, मुझे पता था कि कोई ना कोई मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तू इतनी जल्दी आएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर अलग ही अफरा तफरी मची होती है क्योंकि भाई बच्चे दरवाजा तोड़ के निकल रहे हैं। पर तभी यहाँ पर एक टीचर आती है और उन सबको कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हाँ, हम सबको ये पता है कि ये कोई टीचर नहीं बल्कि असलियत में रेचल है, लेकिन स्कूल के बाकी के बच्चों के मुताबिक यही एक टीचर है। तो एक पढ़ाकू बच्चा टीचर से कहता है कि मैडम देखो, शॉन किसी बच्चे के साथ लड़ते हुए उस टॉयलेट के अंदर चला गया। और सीन शिफ्ट होता है वापस से टॉयलेट के अंदर और एली शॉन से कहता है, तो तू सच में आर पार जाना चाहता है।
यानी कि इसका मतलब यही है कि मैं भी अब से होल्ड बैक ना करूं। और ऐसा बोलते ही वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वेल शॉन के एक्शन से हमें ऐसा लगता है कि वो एली को एक पंच मारने वाला है, और एक बार को हमें इस एंगल से देखकर ऐसा ही लगता है कि शॉन ने एली पर एक खतरनाक पंच लैंड कर दिया, क्योंकि इसकी शॉकवेव भी ऐसी दिख रही है। पर शॉन ने दरअसल एक टेक्निक को इस पंच के अंदर कैमोफ्लेज किया होता है, और एली बेचारा अपने दोनों हाथों को ऐसे बीच में ला देता है ताकि शॉन के पंच से उसको डैमेज कम हो। पर शॉन असलियत में उसका कॉलर पकड़कर उसको एक खतरनाक सा धोबी पछाड़ मारता है, और ये मूव इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एली बॉस बेजिंग का स्लैब तोड़ते हुए नीचे गिरता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन एली जैंग, मुझे तेरे अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस 0 चाहिए। पर एली उसकी बात ना सुनते हुए उसका हाथ पकड़कर उसके मुंह पर एक खतरनाक सी किक बजा देता है। अबे साले, अब मुझे लगता है कि तू और मार खाना चाहता है। तो एली उसे कहता है, तो आना साले, तुझे रोक कौन रहा है। और एली काफी स्पीड में शॉन के पंच को डॉज कर लेता है, और उसके उसी हाथ का सहारा लेकर शॉन को अपने दोनों पैरों से एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से शॉन भी दूर जाके गिरता है। मुझे वैसे बताया गया था कि तुझे जिंदा धरना है, लेकिन अगर तू वापस से उठा तो मेरे पास तुझे टपकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, और फिर मैं तुझे आराम से। लेकिन एली के इतना बोलते ही उसके गाल पर काफी तेजी से एक कट लग जाता है, जिस वजह से एली काफी स्पीड में पीछे हट जाता है, और हम देखते हैं शॉन को, और उसके हाथ में होता है स्टील वाइपर। वाह, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है शॉन। वेल अभी एली ऊपर ऊपर से ऐसे दिखा रहा होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असलियत में उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होती है। आखिर ये शॉन का बच्चा इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। और शॉन उस स्टील वाइपर से एली के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर लिटरली शॉन की स्लैश इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे फ्लोर पर भी एक कट पड़ जाता है। पर एली शॉन के सारे अटैक से उछल उछल के बच रहा होता है, और मौका मिलते ही वॉल पर जंप करके वो शॉन के ऊपर एक क्लियर हिट लैंड कर देता है। पर इसके बावजूद भी शॉन का रेज अलग ही लेवल पर चल रहा है। लेकिन तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि कोई बाहर से टॉयलेट के दरवाजे को नॉक कर रहा है, और ये सुन के एली कहता है, वाह वाह, लगता है कि हमने कुछ ज्यादा ही तमाशा कर लिया, तो अभी के लिए इसे रहने देते हैं, मैं फिर कभी आऊंगा। पर शॉन उस पर एक अटैक करते हुए उसे कहता है कि जल्दी कहाँ है साले, तू कहीं पर नहीं जाने वाला। पर तभी शॉन देखता है कि एली ने उसके अटैक को काफी आराम से डॉज कर लिया है, और वो उसे अपने हाथ से पकड़कर बोलता है, वेल तो चुपचाप मेरे साथ आ जाता तो मैं तेरे साथ ये कभी ना करता, पर अफसोस मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। और इतना बोलकर एली जैंग शॉन को लेकर लिटरली उस खिड़की से कूद जाता है। ये क्या हो गया? और लिटरली ये लोग जहाँ से कूदे हैं ना, वो 4th फ्लोर है, और ऊपर हवाई हवा में एली शॉन से कहता है, अब बताना साले कि क्या तुझे ऊंचाई से डर लगता है। और शॉन को याद आती है युनहो की, और वो कहता है, हाँ मुझे पता है कि कैसा लगता है। और अगले ही सेकंड शॉन उस वाइपर को सीधा उस दीवार के अंदर धसा देता है, और उसके फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों की नीचे गिरने की स्पीड काफी कम हो जाती है। पर फिर भी वो दोनों काफी ऊपर से गिरे थे, तो वहाँ पर काफी जोरदार से डिस्ट्रक्शन होती है। और इतनी ऊपर से गिरने के बावजूद भी शॉन अपने पैरों पर खड़ा होता है, और शॉन के हाथ में हम देखते हैं कि वो वाइपर टूट चुका है, और वो टूटा हुआ हिस्सा असलियत में एली की थाइज में लगा है। अरे वाह, अब मुझ पर जरा भी दया मत करना। चल हम वापस से वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हम अटके थे। यानी कि इस जानवर को फर्क नहीं पड़ता कि इसको क्या हुआ है और इसने क्या किया है। शक्ल देख रहे हो उसकी, इतनी इंजरी के बावजूद उसका एक आंसू तक नहीं बहा, और अभी भी लड़ना है भाई साहब को। वेल अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों को एक आवाज आती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो, मुझे जरा बताने की तकलीफ करोगे। और हमें पता चलता है कि ये आवाज होती है रेचल की, जो अभी टीचर के गेटअप में है, और वो एली को देखते हुए कहती है, आखिर बच्चे तुम्हारे पैर में ये क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और एली उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस चींटी ने काट लिया है। पर शॉन के दिमाग में कई सारे सवाल फट रहे होते हैं, क्योंकि उसकी पास्ट की मेमोरीज के साथ उसका गुस्सा मिक्स हो रहा है, और उसके प्रेजेंट में चल रही चीजें उसके अंदर छुपे साइकोपैथ को बाहर निकाल रही है। एंड दूसरी तरफ रेचल एली को कह रही होती है कि देखो बच्चे, तुमने अपने यूनिफॉर्म की क्या हालत कर दी है, और इतनी सारी चोट लगने के बावजूद तुम आखिर खड़े कैसे हो। तो एली उसे कहता है, हाँ मैडम, मेरा यूनिफॉर्म थोड़ा सा फट गया है, लेकिन मैं इसे सुई धागे से सही कर सकता हूँ। पर वो देखता है कि उस टीचर का ध्यान उसके कपड़ों से ज्यादा उसकी चोट पर है, तो वो टीचर को कहता है, अरे मैं ठीक हूँ टीचर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मामूली सी चोट है।
पर हम देखते हैं कि टीचर ने उसके हाथ में इंजेक्शन चुभा दिया होता है। आखिर ये क्या था? तो टीचर कहती है ये तो कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एनेस्थेसिया का शॉट था। और अगले ही पल सवाल पूछते हुए एली जेंग बेहोश हो जाता है। मतलब देख रहे हो विनोद, कैसे क्लीवेज दिखाकर चूना लगाया जा रहा है। वेल रेचल बेहोश हो चुके एली जेंग को कहती है तुम्हें अभी काफी ज्यादा आराम की जरूरत है बच्चे, क्योंकि मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए तुम्हें काफी सारी ताकत की जरूरत लगेगी। और ये गिरी उनकी पहली विकेट। एली जेंग, आखिरकार हमने तुमको पकड़ लिया।